देखिए बेटा, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था। और जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट के बारे में कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है किसी कंपनी ने तो किस किस तरह से, क्या क्या उसके अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्या क्या उसके लीगल प्रोसीजर्स हैं। अब हमने डिस्कस करना है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बेटा, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है। कानून कहता है कि जी अगर किसी डायरेक्टर ने ट्रांजैक्शन करनी है अपनी कंपनी के बिहाफ पे किसी भी बंदे के साथ, और उस ट्रांजैक्शन में अगर किसी डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो एक तो डिस्क्लोज करे पूरे डायरेक्टर्स के सामने। डिस्क्लोज करने के बाद वो बंदा उस मीटिंग में शामिल नहीं होगा जिस मीटिंग में इसकी ट्रांजैक्शन हो रही होगी, और ना ही वो कोई वोट दे सकेगा, और ना ही किसी किस्म का जो है वो इस ट्रांजैक्शन के बारे में कोई डिसीजन कर सकेगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड बंदा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको सजा मिलेगी। वो सजा भी हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि कितनी हैवी किस्म की सजा मिलती है। ओके। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी लेट्स सपोज मैं एक पब्लिक कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ, और मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट है मेरे पास इस्लामाबाद में, और पब्लिक कंपनी अपना एक ब्रांच ओपन करना चाहती है इस्लामाबाद में। और वो उन्होंने जो जगह पसंद की है वो बेसिकली प्लॉट जो है वो, मतलब प्लॉट तो मेरा था लेकिन मैंने उसको अपने छोटे भाई के नाम पे ट्रांसफर किया हुआ था, या अपने अपने स्पाउस के नाम पे मैंने ट्रांसफर किया हुआ था। तो अब वो प्रॉपर्टी जो मेरे स्पाउस के नाम पे है, मैं जब बीइंग अ डायरेक्टर, मुझे उन्होंने कहा कि सर आप जाइए उस प्रॉपर्टी को परचेज कीजिए, और जो है ना, हम इस यहाँ पे हमने ब्रांच ओपन करनी। तो अब बीइंग अ डायरेक्टर मैं देखूंगा कि जी मुझे फर्म को कम से कम कॉस्ट पे वो प्लॉट मिले, और जब मैं दूसरी साइड पे देखूंगा कि जनाब वो प्लॉट मेरे स्पाउस का है, तो मैं चाहूंगा कि वो प्लॉट मेरे स्पाउस को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कानून कहता है कि जी आप, जब आप डायरेक्टर्स हैं और जब आपको आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई मसला है, आपका कोई कंसर्न है इस किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो उस ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज कीजिए, और डिस्क्लोज करने के बाद साइड पे हो जाइए। फिर वो बाकी डायरेक्टर्स जाने, बाकी मेंबर्स जाने, और वो अगला बंदा आपका स्पाउस से जो भी आपका इंटरेस्टेड पर्सन है वो जाने, आप दरमियान में नहीं आएंगे। ओके। तो ये बेसिकली उसमें ये सारा कुछ हमें डिस्कस किया गया है, इसमें हमें डिस्कशन इसकी करनी है। अब कितने दिन तक उसको डिस्क्लोज करना है, किस टाइम पे डिस्क्लोज करना है, वो सारा कुछ इंशाल्लाह ताला हम लोग अभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले जनाब, व्हाई टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट और कंसर्न। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है कि डायरेक्टर्स जो है वो फाइडुशियल रिलेशनशिप में होते हैं मेंबर्स के साथ, कि मेंबर्स डायरेक्टर पे ट्रस्ट करते हैं कि जनाब ये फर्म के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। तो इस वजह से अगर कोई कंसर्न है किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो उसमें डायरेक्टर्स जो है वो, क्योंकि ट्रस्टेड पर्सन होते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। तो इस वजह से डायरेक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस ट्रस्ट को ब्रेक डाउन ना करें, मेंबर्स को ट्रू एंड फेयर रहे मेंबर्स के लिए और कंपनी के लिए, और इस वजह से अपना कंसर्न शो करवा दें। ठीक है। तो इस वजह से इनको क्या करना पड़ेगा, अपना कंसर्न या इंटरेस्ट डायरेक्टर्स को शो करवाना पड़ता है। उसके बाद नीचे आ जाइए, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन आर नॉट वैलिडेटेड बाय डिस्क्लोजर। कहता जी अगर आप किसी डायरेक्टर को प्रोहिबिट कर देते हैं, मना कर देते हैं, जैसे कि हमने कहा कि अगर इंटरेस्ट था, हमने लेट सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने मतलब कि एक प्लॉट मेरे स्पाउस के नाम पे था, तो कानून कहता है कि जनाब दिस डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड, कि ये डायरेक्टर जो है वो फॉर एग्जांपल मुझे कहेंगे सर आप प्रोहिबिटेड है, आप किसी किस्म का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब कानून कहता है कि जनाब डिस्क्लोजर देना ही मसले का हल नहीं है। डिस्क्लोजर देना, सिर्फ डिस्क्लोज करना नहीं कि सर मेरा ये कंसर्न है, सिर्फ ये डिस्क्लोज करना मसले का हल नहीं है, बल्कि डिस्क्लोज करने के बाद आपको कभी भी हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप इस ट्रांजैक्शन को खुद से परफॉर्म करें, क्योंकि अब तो हमें पता है कि आपने डिस्क्लोज कर दिया, आपका मतलब ना चाहते हुए भी आप कुछ ना कुछ जो है वो बायसनेस दिखा देंगे। अगर बायसनेस नहीं भी दिखाएंगे तो हमें लगेगा कि शायद आपने बायसनेस दिखाई है। ओके। तो इस वजह से प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस आर नॉट वैलिडेटेड बाय डिस्क्लोजर। इसको जरा पढ़ते हैं जी। If directors are prohibited to make certain transaction with the company by provisions of any law, those provisions shall prevail, and disclosure of those transactions cannot justify the contravention of law. Even for transactions which are not prohibited, disclosure of interest must be made, and certain transactions may carry additional approval requirements. ठीक है।
इसके बाद देखिए बेटा रिक्वायरमेंट क्या है जनाब आपकी। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट वही है कि जनाब कोई भी बंदा जो है वो कोई भी एग्रीमेंट करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो सबसे पहले क्या करेगा अपने तमाम डायरेक्टर्स को, ये अगर डायरेक्टर ने अप्रूव करना है किसी ट्रांजैक्शन को, तो वो डायरेक्टर्स को अपना डिस्क्लोजर देगा, लिख के देगा कि सर ये मेरा इंटरेस्ट है, इस मेजर का इंटरेस्ट है, वो मेरे स्पाउस का है या मेरा अपना है या किसी मेरे भाई का है, किसी रिश्तेदार का है, उसको लिखना पड़ेगा। ओके। Every director of a company who is concerned or interested in any contract or arrangement enter into or to be entered into by the company shall disclose the nature of his concern or interest at the meeting of the board. A director shall be deemed also to be interested or concerned if any of his relatives, spouse, children, including stepchildren and parents, is so interested or concerned. अच्छा, जिसके बाद कहता है जी डिस्क्लोजर का टाइम क्या है जी। कहता है जनाब अगर तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है डायरेक्टर्स ने, अगर तो ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए और उस बंदे को पता है कि जनाब ये जो ट्रांजैक्शन करना है इसमें उसका इंटरेस्ट है और था भी, तो कानून कहता है कि जनाब जो फर्स्ट मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में इसकी डिस्कशन होगी, उस मीटिंग में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है जी अगर ट्रांजैक्शन मतलब अप्रूव करनी है डायरेक्टर्स ने और फर्स्ट मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, डायरेक्टर का इंटरेस्ट नहीं था, तो कानून कहते हैं जनाब उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होगी, यानी कि डिस्कशन के बाद जो मीटिंग होगी फर्स्ट टाइम, जब वो इंटरेस्टेड पर्सन बन गया, उस टाइम पे यानी कि सेकंड मीटिंग जो डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगी ट्रांजैक्शन से पहले वाली, उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर अप्रूवल डायरेक्टर की नहीं चाहिए, यानी कि ट्रांजैक्शन को डायरेक्टर ने अप्रूव नहीं करना बल्कि मेंबर्स ने अप्रूव करना है, तो कानून कहता है जनाब जब मेंबर्स डिस्कशन कर लें, सारे एग्रीमेंट्स कर लें, उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होगी वहां पे इनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब इन तीनों को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको अपने प्लॉट की, वो प्लॉट मेरे स्पाउस का नाम का था। अब फर्स्ट टाइम पे जब मीटिंग कंडक्ट हुई तो मेंबर्स डायरेक्टर्स ने कहा कि जी ये हमने अपनी ब्रांच ओपन करनी है, तो इस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल हमने देनी है। तो सर ये प्लॉट E11 में प्लॉट है, लेट्स से प्लॉट नंबर 5, E11 में प्लॉट नंबर 5 है, तो इसके ऊपर हम अपनी ब्रांच बना देते हैं, अपना वेयर हाउस बना देते हैं, ब्रांच बना देते हैं, व्हाट्सएवर, तो ये जमीन हम लोग परचेज कर देते हैं। अब अगर वो जमीन पहले से मेरे नाम पे थी, पहले से मुझे पता था, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसी मीटिंग में डिस्क्लोज करूं कि सर ये जो प्लॉट है वो बेसिकली मेरा है, ये मेरे स्पाउस का नाम है। ठीक है। लेट्स सपोज मेरी अभी वो प्लॉट मेरी ओनरशिप में नहीं है, ना मेरे स्पाउस की ओनरशिप में। तो मीटिंग में उन्होंने कहा कंपनी ने कि जी ये वाला जो प्लॉट है ना, ये हमने E11 प्लॉट नंबर 5 ये हमने परचेज करना है। अभी मेरा कंसर्न नहीं है उसके साथ। मैंने कहा जी ठीक है, देख लेते हैं सर। अब मैं शाम को घर वापस आया, तो मेरे स्पाउस ने मुझे कहा कि स्पाउस मीन्स अगर हस्बैंड है तो स्पाउस उसकी वाइफ होगी, अगर वाइफ है तो उसके स्पाउस जो है वो उसका हस्बैंड होगा। तो मैं जब घर आया तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैंने ना प्लॉट परचेज कर लिया, E11 में प्लॉट नंबर 5। अब सुबह मैं मीटिंग में डिस्कशन करके आया हूँ कि ठीक है इस प्लॉट को परचेज कर लेते हैं। अब इस शाम को जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि जनाब ये प्लॉट तो मेरी वाइफ ने परचेज कर लिया होगा। अब मैं चुप कर गया, तो मैंने जाके बोर्ड वालों से कहा कि सर एक मीटिंग बुलवाएं, मुझे काम है छोटा सा। तो बोर्ड मीटिंग हमने बुलवा ली। तो उस मीटिंग में मैंने कहा कि सर ये जो प्लॉट है ये मेरे स्पाउस का नाम पे। ठीक है। ये सेकंड हो गया कि जनाब जब मैं जिस टाइम पे मेरे नॉलेज में आया कि मैं कंसर्न्ड बंदा, ये इंटरेस्टेड पर्सन बन गया हूँ, मेरा कोई कंसर्न या इंटरेस्ट है, तो उसी टाइम मैंने बोर्ड मीटिंग बुलवाई और बोर्ड मीटिंग में मैंने क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। ओके, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, अब मेंबर्स ने सोचा हुआ है कि जी हमने ब्रांच ओपन करनी है और ब्रांच हमने परचेज करनी है प्लॉट नंबर 5 E11 में, और उसने डायरेक्टर से उन्होंने पूछा ही नहीं है और ना ही हमें पता है कि जनाब उन्होंने ब्रांच ओपन करनी है, क्योंकि मेंबर्स ने अपनी मीटिंग में करनी होगी। पता तो है लेकिन हमारी अप्रूवल की जरूरत नहीं है उनको। तो जनाब मेंबर्स आपस में सारे के सारे क्या कर लेंगे, एग्री कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, सारा कुछ एग्रीमेंट कर लेंगे कि जी हमने किस किस तरह से प्लॉट परचेज करना है और फलां मिस्टर से या मिसेस से हमने प्लॉट जो है वो परचेज करना है। अब जब ये सारी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, परचेज करने की जब बारी आएगी, तो उस टाइम जब मीटिंग होगी, ठीक है, जब उस टाइम मीटिंग होगी मतलब मेंबर्स ने मीटिंग कर ली अपनी, उसके बाद जनाब जब हम लोग बीइंग डायरेक्टर में मेंबर्स की मीटिंग में मैंने ज्वाइनिंग दी,
तो अरेंजमेंट क्या एग्रीमेंट्स के बाद वाली जो मीटिंग होगी, पहली जो मीटिंग होगी, उसमें मैं बताऊंगा कि सर ये जो प्लॉट आपने परचेज करना है या जिसका आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, ये प्लॉट मेरे स्पाउस के नाम पे है। तो कानून कहते हैं जनाब ये 3 सिचुएशंस हैं, 3 टाइमिंग है जहां पे आप क्या करेंगे, आप डिस्क्लोज करेंगे। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते तो यू वुड बी पनिशेबल। ओके, तो मैं इसको बारी बारी जरा इसकी अंग्रेजी पढ़ता हूँ। द डायरेक्टर शुड गिव द नोटिस ऑफ हिज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन और arrangements in first board meeting in which such transaction or arrangements is discussed, if such transaction requires director's approval. If he was not interested at the time of first discussion, in first board meeting held after he becomes so interested, if such transaction requires director's approval. In first meeting held after the transaction or arrangements is entered into, यानी कि वो agreement वगैरह कर चुके हों, if such transaction does not require director's approval. ओके बेटा, यहां तक किसी किस्म का मसला किसी को तो मुझे बता सकता है प्लीज। जी बेटा प्लीज मेंशन, फिर किसी किस्म का कोई मसला तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा। बच्चों कोई मसला है फटाफट बताओ। ओके, हाँ तो पुत्र कितना टाइम लगता है लिखने में? देखो लाइबन लिख दिया, बाकी सारे सो रहे हैं मेरा ख्याल है। अच्छा जी, तो आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं नो सर यस सर लिखने की भी आप जहमत ना करें। एनीवेज आगे चलते हैं। देखिए बेटा कहते हैं जनाब जब आपने अगर आप इंटरेस्टेड पर्सन हैं तो आपको स्पेसिफिकली हर बंदे को सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। मेंबर्स को अलग दें, डायरेक्टर्स को अलग दें, प्लान डायरेक्टर को, ऐसा नहीं है। आप सिंपली क्या करें, एक नोटिस लिखें, जनरल नोटिस उसको कहते हैं। एक नोटिस लिखें, जनरल नोटिस, और उसको कंपनी की वेबसाइट पे लगा दें। कंपनी की वेबसाइट पे जब आप लगाएंगे या वेबसाइट पे लगा दें या कंपनी के तमाम जितने भी जनाब आपके स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक जनरल नोटिस लिख के दे दें और अखबार में दे दें, या वैसे मतलब एक जनरल नोटिस आप इशू करते हैं। अब कानून कहता है कि जनाब वो जनरल नोटिस जो है वो आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो वैलिड होगा। फाइनेंशियल ईयर के बाद वो जनरल नोटिस उसकी हैसियत खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो क्या होगा, वैलिड होगा। ओके, या उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के आखिरी मंथ में जाकर। यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 30 जून को, तो आप 1 जून को जाके उसको एक नया मतलब एक जनरल नोटिस देकर उसको रिप्लेस कर सकते हैं और फिर वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, ये एमसीक्यूज आ सकता है। इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, पूरा सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर। तो जनरल नोटिस की वैलिडिटी कितनी था, एक फाइनेंशियल ईयर। पढ़ते हैं जिसको। Instead of making a disclosure at separate intervals on each transaction, the director may give a general notice regarding his directorship or membership in other body, corporate, or partnership in firm, so that he may be considered as interested in any transaction, contract, or arrangement entered into with these businesses. Such notice should be given at the directors meeting, or the concerned director may take reasonable steps to ensure that it is brought up and read at the first meeting of the board after it is given. ठीक है, मतलब वो बोर्ड मीटिंग में भी क्या कर सकते हैं, नोटिस दे सकता है और कह सकता है कि सर आप इस फलां बंदे के साथ, फलां कंपनी के साथ या फलां फर्म के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें मैं इंटरेस्टेड पर्सन हूँ। और कोशिश करें कि आप ये मतलब इसको कंफर्म करें कि आपका जो नोटिस है या आपका जो डिस्क्लोजर है ये तकरीबन हर बंदे ने पढ़ लिया हुआ है। और कैसे कंफर्म करेंगे, आप जनरल मीटिंग में जब ये नोटिस देंगे तो सबसे पूछ लेंगे कि सर आपने नोटिस दिया था वो पढ़ लिया, या एक दफा नोटिस खुद से पढ़कर दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखिए जी, दिस जनरल नोटिस शैल एक्सपायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज गिवन एंड मे बी रिप्लेस्ड बाय फ्रेश नोटिस टू बी गिवन इन लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जी बेटा, जनरल नोटिस क्लियर? यहाँ तक किसी किस्म के मसला मिसाल प्रॉब्लम? ओके बेटा, इसके बाद देखिए आगे।
इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू पार्टिसिपेट और वोट। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसको ना तो हम लोग इस ट्रांजैक्शन में बैठने की इजाजत देंगे, अगर बैठा है तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, ना ही उसको वोट डालने की इजाजत होगी। ठीक है, मतलब जब मैंने बता दिया कि सर वो जो प्लॉट आप परचेज करने जा रहे हैं, बीइंग आप पब्लिक कंपनी है और आप वो प्लॉट परचेज करने के लिए जा रहे हैं और वो प्लॉट तो मेरे स्पाउस का नाम पे है, तो कानून कहता है कि जनाब अब बाकी डायरेक्टर्स मुझे बोर्ड मीटिंग में बुलवा, तो मतलब अगर मैं अटेंड करता हूँ मीटिंग, तो जब ये इस ट्रांजैक्शन की बात होगी तो बाकी डायरेक्टर्स मेरी बात नहीं सुनेंगे और ना ही मैं मेरे पास मेरे पे ये जिम्मेदारी है कि मैं बोलूं भी ना इसके बारे में। ठीक है, मेरे पास पावर नहीं है बोलने की। और जब वोटिंग की बारी आएगी तो मेरा वोट भी काउंट नहीं किया जाएगा, ऐसे समझा जाएगा जैसे मैं इस मीटिंग में हूं ही नहीं। ठीक है, जब इस ट्रांजैक्शन की हम लोग बात करेंगे देखिएगा जी। A director shall not, as a director, take any part in the discussion of or vote on any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the company. If he is in any way, whether directly or indirectly concerned or interested in the contract or arrangement, nor shall he presence, nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of any such discussion or vote. And if he does vote, his vote shall be void. ठीक है, मतलब quorum पूरा करने के लिए हम उसको मानेंगे नहीं, तो ये समझेंगे कि जनाब ये बंदा है ही नहीं। Not to be present. A director of a listed company who has a material personal interest in a matter that is being considered at a board meeting shall not be present while that matter is being considered. ठीक है, मतलब वो ऐसा समझा जाएगा कि जैसे वो बंदा था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, मौजूद ही नहीं था। अप्रूवल फॉर मेंबर, देखिए बेटा अगर आपके मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स उस प्लॉट में उनका कंसर्न है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हम किसी कंपनी के 10 डायरेक्टर्स थे और हम 10 डायरेक्टर्स में से 6 डायरेक्टर्स ने मिलकर वो प्लॉट लिया था। ठीक है, 6 डायरेक्टर्स ने मिलकर एक हमने प्लॉट लिया हुआ था। अब मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो है उनका कंसर्न है उस प्लॉट के अंदर, तो कानून कहता है कि अब ये जो अप्रूवल है, अब डायरेक्टर इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, बल्कि अब मेंबर्स जो हैं वो आएंगे और मेंबर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। और इस स्पेशल रेजोल्यूशन में अब मेंबर्स खुद ही वोट डालेंगे, अपने ही बहुत बात करेंगे, डायरेक्टर्स को पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अप्रूवल कौन देगा इस ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन कौन अप्रूव करेगा, डायरेक्टर्स। अगर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स कंसर्न है, इंटरेस्टेड हैं किसी ट्रांजैक्शन में, तो कानून कहता है कि फिर डायरेक्टर से यह पावर ले ली जाएगी और यह पावर किसके पास आ जाएगी, मेंबर्स के पास आ जाएगी। तो मेंबर्स अपनी जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और स्पेशल रेजोल्यूशन किसके लिए पास करेंगे कि आपने ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है कि नहीं करनी, अगर करनी है तो किस रेट पे करनी। ओके, if majority of the directors are interested in any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the company, the matter shall be laid before the matter shall be laid before the general meeting for approval. ओके जी। अच्छा, अब इसके एक्सेप्शन क्या है जी, कहता है अगर आप पब्लिक कंपनी है तो ही ये मैटर आप मतलब आपको देखना पड़ेगा अप्रूवल वगैरह का, अदरवाइज नहीं। अगर आप प्राइवेट कंपनी है जो कि किसी ना तो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है और ना ही किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, उसके लिए भी ये अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अप्रूवल फॉर मेंबर्स की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं जनाब जब डायरेक्टर वो कंपनी के श्योरिटी के तौर पर काम करता हो, मतलब कंपनी को श्योरिटी दे कि लाइक एक मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कहता हूँ जनाब मैं कंपनी का श्योरिटी बनता हूँ कि भाई साहब आप ये प्लॉट हमें दे दें, हम आपको ये पैसे दे देंगे। ऑल्दो कि मैं वहां पे कौन हूँ, मैं कंसर्न बंदा हूँ, मैं अपने स्पाउस को कहता हूँ कि तुम फिक्र ना करो, ये प्लॉट भेज दो कंपनी को, कंपनी जो है वो पैसे दे देगी, कंपनी पैसे नहीं देगी तो मैं श्योरिटी हूँ इसका। ठीक है, तो कानून कहता है कि उस सूरत में अगर डायरेक्टर श्योरिटी बनता है, अगर डायरेक्टर श्योरिटी बनता है, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर श्योरिटी बनते हैं, तो फिर वहां पे मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। देखिएगा जी, when the director has acted as surety of the company and the resolution under consideration relates to the indemnification or insurance coverage of the surety director against any loss incurred by the director for becoming surety of the company. Okay,
इसके जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा इसका प्लीज। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट take any part in the discussion or vote on any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the company if he is in any way whether directly or indirectly concerned or interested in such contract or arrangement under the provision of Companies Act 2017. Briefly describe the exceptions to the above rule if any. तो ये जो above rules हमने पढ़े इनकी एक्सेप्शन क्या जी, ये नीचे जो हमने पढ़ी है क्या एक्सेप्शन है। इफ पर्सन is a director of a private company which is neither a subsidiary nor a holding company of a public company. पहली बात, when the director has acted as surety of the company and the resolution under consideration relates to the indemnification or insurance coverage of the surety director against any loss incurred by the director or becoming surety of the company. ठीक है, तो बेटा ये दोनों सिचुएशंस में आपका अप्रूवल मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है डायरेक्टर और वो पार्टिसिपेट करेगा और उसका वोट भी काउंट किया जाएगा। बेटा यहाँ तक किसी किस्म के मसला मसाइल, ये एक्सेप्शन का बेटा बड़ा खास करके हल कर रहे हैं, ये रिसेंटली क्वेश्चन आया था, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से दोबारा भी पूछा जा सकता है। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? ओके बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन इंटरेस्ट बाय ऑफिसर अदर देन डायरेक्टर। देखिए बेटा इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें थे डायरेक्टर की, अगर डायरेक्टर के अलावा कोई ऑफिसर हो, मैनेजर्स हो, सुपरवाइजर्स हो, अगर उनका कोई कंसर्न है किसी प्रॉपर्टी में, तो कानून कहता है कि उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो पनिशेबल नहीं होगा, लेकिन कानून कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है, और आपका जो वो इंटरेस्ट की जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है। ओके, other officer of a company who is directly or indirectly concerned or interested in any proposed contract or arrangements with the company shall not enter into any such contract or arrangement unless he discloses the nature and extent of his interest in transaction and obtains the prior approval of the board. ठीक है, तो कोई बंदा भी जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता जब तक कि वो अप्रूवल ना ले ले और डिस्क्लोज ना कर दे। इसका मतलब उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी डायरेक्टर से। इसके बाद देखिए बेटा, कल मैंने एक टर्म यूज की थी रिलेटेड पार्टी। इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था ऑडिट में जाके आप इस चीज को देखेंगे, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे, रिलेटेड पार्टी। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस दफा का कि रिलेटेड पार्टी क्या है, एक्सप्रेशन रिलेटेड पार्टी में क्या आता है। तो ये आपको तकरीबन 9 चीजें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि रिलेटेड पार्टी किसको कहते हैं। हम कहते हैं जी रिलेटेड पार्टी क्या। देखिए बेटा, रिलेटेड पार्टी के जैसे कि आपको नाम से नजर आ रहा होगा कि अगर 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं तो उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। मतलब मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का और मैंने अगर कोई प्लॉट परचेज करना है तो वो मेरी स्पाउस है, तो अब हमारे दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा कि रिलेशन की नेचर क्या और रिलेटेड पार्टी कब कंसिडर किया जाएगा। तो कहते हैं जनाब रिलेटेड पार्टी में इंक्लूड होता है सबसे पहले कोई डायरेक्टर या उसका रिश्तेदार, रिलेटेड पार्टी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टर हूँ एक कंपनी का, दूसरी कंपनी में ट्रांजैक्शन जो मेरी जिसके साथ कर रहे हैं उसका डायरेक्टर जो है वो मेरा कोई रिश्तेदार है, तो आपस में दोनों कंपनीज, दोनों पार्टीज यानी कि दोनों कंपनीज या पार्टीज आपस में क्या होंगी, रिलेटेड पार्टीज होंगी। ठीक है, तो डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, a key managerial personnel और his relative यानी कि मैनेजर वगैरह, a firm in which director, manager और his relative is a partner। ठीक है, मतलब जो किसी का रिश्तेदार है वो दूसरी फर्म में, मतलब 2 फर्म्स आपस में ट्रांजैक्शन करने जा रही है कंपनीज, और वो दोनों के डायरेक्टर्स आपस में रिश्तेदार हैं। A private company in which a director और मैनेजर is a member और डायरेक्टर। ठीक है, मतलब मेरी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और मैं प्राइवेट कंपनी में मैनेजर या डायरेक्टर हूँ, तो भी हमारे लिए वो दोनों पार्टीज क्या होंगे, आपस में रिलेटेड पार्टी। A public company in which director or manager is a director or holds along with his relative any share or its paid up capital, share capital। मतलब
मैं डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी का, और जिसके साथ हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो पब्लिक कंपनी है, और उस पब्लिक कंपनी में या तो मेरे कुछ शेयर्स हैं या फिर वहां पे कोई डायरेक्टर लेवल पे मेरा रिलेशन है। तो कानून कहता है कि अब ये दोनों पार्टीज आपस में क्या कंसिडर की जाएंगी, रिलेटेड पार्टीज। उसके बाद फिर कहता है जी एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस डायरेक्टर्स और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ट्रिपल सी के नाम से, क्रेडिबल्स कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी के नाम से। अब उस फर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी सर्विसेज देते हैं, जो आपके बिजनेस प्रपोजल्स हैं, टैक्स कंप्लाइंस है, कॉर्पोरेट जो लीगल आपकी मतलब एडवाइसेज हैं वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। तो जब मैं किसी, अगर मैं बीइंग अ कॉर्पोरेट पर्सन, अगर मेरी ये कैपेसिटी है, अगर मेरा प्रोफेशनल, ये मेरा प्रोफेशन है कि मैं अपनी ही कंपनी को, या मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई रिश्तेदार मेरी कंपनी को कोई एडवाइस देता है, और वो मेरे दोस्त या रिश्तेदार का बिजनेस है, जैसे कि हमारे ट्रिपल सी का बिजनेस है, मेरा पार्टनर अगर मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, उस कंपनी को एडवाइस करता है, तो वो प्रोफेशनल वे में आएगा। ठीक है, तो उस जुमरे में हम लोग इसको रिलेटेड पार्टी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है। हाँ, अगर कोई मेरा, यानी कि अगर कोई इनके अलावा, प्रोफेशनल के अलावा, अगर कोई बंदा मेरे से मशवरा मांगे और मैं उसको मशवरा दूं, मतलब मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी ए का, मेरा दोस्त है डायरेक्टर कंपनी बी का, ठीक है, या कोई बंदा डायरेक्टर है, मेरा दोस्त भी नहीं है वैसे डायरेक्टर है, और बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी ए सीनियर, मैं उस कंपनी बी के डायरेक्टर को मशवरा दे रहा हूँ कि भाई साहब ये ऐसे कर लोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, थोड़े पैसे दोगे तो ये हो जाएगा, ज्यादा पैसे लगाओगे तो ऐसे होगा। ये मशवरा अगर मैं उसको दे रहा हूँ, तो कानून कहता है कि तब भी आप आपस में क्या समझ जाएंगे, रिलेटेड पार्टी समझ जाएंगे। और अगर दूसरा डायरेक्टर आपके मशवरे पे काम कर रहा होगा, आपके मशवरे को सुनकर आपके मशवरे पे अमल करेगा, तब भी आप क्या समझ जाएंगे, रिलेटेड पार्टी समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मशवरा हो रहा है इन प्रोफेशनल वे, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। अगर इनप्रोफेशनल वे हो रहा है, यानी कि नॉन प्रोफेशनल वे हो रहा है, तो वो आपके पास रिलेटेड पार्टी समझ जाएगा। इसको दोबारा देखिए, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर। एक्सेप्शन, एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है जी, उसकी एक्सेप्शन है। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन अ डायरेक्टर और मैनेजर इज कस्टम टू एक्ट, मतलब अगर वो उसके उस पे काम करे, तो भी रिलेटेड पार्टी होगी। एक्सेप्शन क्या जी, एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस गिवन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, अगर प्रोफेशनल वे में दिया है तो रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। उसके बाद फिर कहता है जनाब, कोई भी कंपनी जो किसी कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, या सब्सिडरी की होल्डिंग कंपनी, या कंपनी या होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि आपस में इनका रिलेशन है, मतलब ऐसी कंपनी देखिएगा, एनी कंपनी विच इज अ होल्डिंग सब्सिडरी और एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ सच कंपनी or a subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary। ठीक है, मतलब मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी है कंपनी बी, और कंपनी बी की सब्सिडरी कंपनी है कंपनी सी, तो कानून कहता है कि कंपनी ए के लिए कंपनी सी भी क्या होगी, रिलेटेड पार्टी होगी। ठीक है, यानी कि सब्सिडरी की फर्दर सब्सिडरी। ओके, उसके बाद कहता है सच अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। ओके जनाब, तो यहाँ पे उन्होंने जनाब यहाँ पे बात की है कि कोई भी बंदा जो है वो, जो जिसको कानून स्पेसिफाई करता है। तो रिलेटेड पार्टी के बारे में नो जो ट्रांजैक्शन, जो नो हमने टर्म्स पढ़ी हैं, इनमें किसी किस्म के मसलन साल बेटा? जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? जी बेटा, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज लिखिए, कौन सा पॉइंट? जी बेटा, क्लोज रिलेटिव की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। जब हम, जहाँ पे मैं रिलेटिव की बात करता हूँ ना, रिश्तेदार की जहाँ पे बात करता हूँ, तो वहां पे क्लोज रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, लाइक आपके डिसेंडेंट्स हैं, आपके इंसेस्टर, यानी कि माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, पोता पोती हैं, बेटे हैं, भाई बहन हैं, भाई बहन तो खैर नहीं आते, बीवी है, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। जहाँ पे रिलेटिव की बात है वहां पे क्लोज रिलेशन, बल्कि भाई बहन भी आ जाएंगे इसमें, क्योंकि क्लोज रिलेशन है तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा देखिए नीचे, बल्कि उसने लिखा भी हुआ है, here the term relative means spouse, sibling and lineal ascendants and descendants of a person।
लीनियर असेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स का मतलब होता है दादा दादी या पोता पोती। ओके, इसके बाद देखिए बेटा आगे एक्सप्रेशन, हम एक टर्म यूज करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए बेटा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जनाब कोई डायरेक्टर, डायरेक्टर ने किसी भी किस्म का ऑफिस होल्ड किया हुआ है, अगर उस डायरेक्टर को उसके रेम्यूनरेशन के अलावा कोई पैसे मिले, उसकी सैलरी के अलावा कोई पैसे मिले किसी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको कहते हैं जनाब हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि जनाब मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ एक कंपनी का, मेरी सैलरी है लेट्स सपोज 10 लाख रुपए। अब मुझे कंपनी कहती है कि सर आप ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवा दें, तो हम आपको इसमें 10 लाख रुपए आपकी सैलरी तो है ही, और इसके अलावा जो है वो हम आपको 3 लाख रुपए देंगे इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करवाने की। तो वो जो 3 लाख रुपए मुझे एडिशनल मिल रहे हैं वो मेरे रेम्यूनरेशन का, ये कमीशन का पार्ट नहीं है, वो बेसिकली क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है जी, where such office is held by a director if the director holding it receives from the company anything by way of remuneration over and above the remuneration to which he is entitled as director by way of salary, fee, commission, perquisites, any rent free accommodation or otherwise. Okay जी, second number पे where such office is held by any individual other than a director or by any firm, private company or other than body corporate if the individual firm, private company or body corporate holding it received from the company anything by way of remuneration, salary, fee, commission, perquisite, any rent free accommodation or otherwise. ठीक है जी, मतलब कोई इंडिविजुअल है या कोई डायरेक्टर है, अगर उसको उसकी रेमुनरेशन सैलरी के अलावा कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो उसके लिए क्या है, जो उसके फिक्स नहीं है, मतलब जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, उसके अलावा अगर कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो उसके लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अगर उसकी सैलरी में या उसके कमीशन में वो चीज शामिल थी, एग्रीमेंट में शामिल था, तो वो आपके पास क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 13 पहले देखिए, एग्जाम्पल 13 आपको क्या कह रही है जी, एग्जाम्पल 13 आपको जनाब कहते हैं नवीद इज अ डायरेक्टर in MPL, a listed company. He receives only meeting fee from MPL for attending board meeting and meeting of risk management committee. Naveed also supervises the production on routine basis and lives in a rent-free accommodation provided by MPL near its production site. Naveed does not receive any monthly or annual salary from MPL. Naveed holds office of profit in MPL. ठीक है जी, कहता है जी उसको सैलरी के अलावा उन्होंने क्या दिया हुआ है, उनको जनाब उन्होंने कहा जी जनाब आप जो है वो प्रोडक्शन को भी सुपरवाइज कीजिए, तो हम आपको अपनी प्रोडक्शन हाउस के करीब घर ले देते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, उसके अलावा जनाब उनको किसी किस्म की कोई सैलरी भी नहीं मिल रही, तो कानून कहता है कि जनाब ये आपके पास क्या है, दिस इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके ऊपर देखिए, फरीद इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन एमपीएल लिस्टेड कंपनी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या है जनाब, उसको मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिला करेंगे। ही ओनली रिसीव्स मीटिंग फी फ्रॉम एमपीएल फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग एंड मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी। फरीद डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन एमपीएल। तो जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो अगर सिर्फ उतने पैसे मिल रहे हैं तो वो उसको डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके बच्चे, यहाँ तक किसी किस्म के मसले मसाइल। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं फटाफट क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। देखिए बेटा, हम कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल पॉलिसी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या करना पड़ेगा, तो आपको जनाब अगर बोर्ड से पहले अप्रूव करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आपने कोई सेल परचेज करनी है किसी मटेरियल के लिए, किसी भी चीज़ की सप्लाई के लिए, आपने कोई प्रॉपर्टी, किसी भी किस्म की लैंड वगैरह, किसी भी किस्म की गाड़ी, कोई भी एसेट अगर आपने सेल परचेज करना है, उसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे देनी है, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, या आपने चीज को परचेज करने के लिए कोई एजेंट अपॉइंट करना है, ठीक है, या किसी भी किस्म का आपने अपने सब्सिडरी कंपनी को या एसोसिएटेड कंपनी को या रिलेटेड पार्टी को अपने रिलेटेड पार्टी को आपने अपना कोई ऑफिस अपॉइंट करना है। ठीक है, तो इन तमाम ट्रांजैक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बोर्ड से अप्रूवल लेने पड़ेगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था जनाब, अगर आपके पास बोर्ड, मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड अगर कंसर्न है, इंटरेस्टेड है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये पावर किसके पास आ जाएगी, मेंबर्स के पास आ जाएगी, और मेंबर्स अपनी जनरल मीटिंग में एक स्पेशल स्पेशल रेजोल्यूशन इसके बारे में पास करवाएंगे। जी बेटा, क्लियर, यहाँ तक मसले मसाइल तो नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा था कि जनाब इसमें कुछ मतलब इसमें इसके कुछ एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है जी,
हम कहते हैं जनाब आपको अगर तो ये रिलेटेड पार्टी का नॉर्मल यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लाइक ये समझ लीजिए कि जो कंपनी है, अगर कंपनी के डायरेक्टर का या कंपनी के किसी ऑफिसर का कोई भाई कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहा है और वो एट मार्केट रेट पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो कानून कहता है कि मार्केट रेट पे अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ, तो उसके लिए उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, मजीद देखिए एग्जांपल नंबर 14। मजीद इज डायरेक्टर इन MEL, a listed company. His brother bought two air conditioners from main showroom of MBL at the same retail price as he offered to the other customer. The transaction entered into by MEL is in its ordinary course of business and on the arm's length. Therefore, requirement of section 208 are not applicable. मतलब वो नहीं देंगे, अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी मेंबर्स। उसके बाद देखिए जनाब, हम कहते हैं कि जनाब आपके पास अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की है तो आपको उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जितनी भी रिपोर्ट्स है डायरेक्टर रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। डायरेक्टर रिपोर्ट के बाद आपको SCCP जो है वो मेंशन भी कर सकता है कि सर आप अपने रिलेटेड पार्टी का अलग रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर में सारे के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कीजिए। ठीक है। और उसके बाद जनाब अगर कोई एग्रीमेंट होता है, स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन कंट्रावेंशन बाय डायरेक्टर और एम्प्लॉय। जनाब अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं डिस्क्लोजर के बगैर, मतलब जहां पे डिस्क्लोज करना चाहिए था आप डायरेक्टर अगर डिस्क्लोज नहीं करते और बगैर डिस्क्लोजर के जनाब आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर डिस्क्लोज होता है तो 90 दिन का टाइम होता है कंपनी के पास कि वो 90 दिन में क्या कर ले, 90 दिन के अंदर अंदर इस ट्रांजैक्शन को या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर ले। अगर 90 दिन के अंदर अंदर वो डिस्क्लोज नहीं करता, उसको पता नहीं चलता, 90 दिन के बाद पता चलता है, तो कानून कहता है कि जनाब ये एग्रीमेंट बन जाएगा वॉइडेबल। अब वॉइडेबल का मतलब क्या जी? वॉइडेबल का मतलब ये है कि जनाब या तो इसको एक्सेप्ट कर लेगी कंपनी या फिर कंपनी इसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, अगर कंपनी रिजेक्ट कर देगी तो जो भी लॉस हुआ होगा वो डायरेक्टर जो कंसर्न जो या जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर था वो पे करेगा, कंपनी को कंपनसेट करेगा। ठीक है, और अगर कंटिन्यू करती है कंपनी तो कंपनी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक चलता रहेगा। और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके बारे में डायरेक्टर ने बताना था, डिस्क्लोज करना था, लेकिन डायरेक्टर उसको डिस्क्लोज नहीं करता, तो कानून कहता है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो उस डायरेक्टर को 3 साल की सजा या फिर 50 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में 3 साल की सजा या 50 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों। और अदर देन पब्लिक कंपनी है तो उस केस में जनाब आपके पास सॉरी लिस्टेड कंपनी, अदर देन पब्लिक लिस्टेड कंपनी है यानी कि अनलिस्टेड कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज, तो कहता है जी उस केस में लेवल 2 की जो है वो पेनल्टी चार्ज की जाएगी। और लेवल 2 की पेनल्टी तकरीबन जो है ये समझ लीजिए कि आपके पास वो 6 महीने की कैद वगैरह होती है। तो बेटा ये हमारे पास ये आपका चैप्टर नंबर 10 था, यहाँ तक जो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे तो टाइम एंड हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हैं। चले बेटा, इंशाल्लाह फिर कल होती है मुलाकात, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर कर। स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब टाइम खत्म हो गया, मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप। अच्छा देखिए, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर मतलब वीडियो चलती रही तो